नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली कल जो रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये भी एक चुनावी पैंतरा है या कि वह राष्ट्र की ज़रूरत है? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि है तो ये वक्त की ज़रूरत है और राष्ट्र की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 साल जो हमारे किसी भी सरकार को जो कार्यकाल होता है उसमें ज़्यादातर समय तो है वो चुनावों में निकल जाता है। और इतना बड़ा देश है, 148 करोड़ का ये मुल्क है, तो जहाँ पर हर कहीं ना कहीं किसी न किसी रियासत में अगर आप देखें तो चुनाव हो ही रहे होते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो सारी की सारी मशीनरी है वो पूरे के पूरे 5 साल इन्वॉल्व रहती इन सब चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि जो स्टडीज़ की गई, पूरा इसके ऊपर जो चिंतन किया गया और सारी जो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की गई, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि अगर एक टाइम पे एक ही तरह के चुनाव किए जाएं, एक ही बार में पूरे चुनावों अगर हो जाए, तो मुझे लगता है पूरे 5 साल हर एक को मिलेंगे अपनी सरकार को चलाने के, सिस्टम को चलाने के। और बहुत बड़ा जो एक खर्चा है जो एट द एंड ऑफ द डे बर्डन हर इंसान की जेब में पड़ता है, उससे हमें निजात मिल सकती है। इसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से चिंतन किया जा रहा है। अब क्या निकल कर आगे आता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा अगर इस देश में एक ही टाइम पे सारी के सारे चुनाव हो जाए। लेकिन अभिजीत जी, आप रेवड़ियाँ तो बांट रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट जो है 2019-29 में मिलेगा। आपने 33% महिलाओं को आरक्षण की बात की, और वैसे ही आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, और अब इनको इम्प्लीमेंट 2029 में किया जाएगा। देखिए विनोद जी, ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को सबसे पहले तो ये होती है कि क्या आपकी इच्छा शक्ति है। वो टाइमिंग देखिए ना, इलेक्शन से पहले पहले आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए टाइमिंग की बात नहीं आती। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ है उसके जब हो जाए तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी आपकी इच्छा शक्ति है उसको करने की, फिर आपका सामर्थ्य है उसको करने का, नहीं फिर उसको करने के बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या रहेंगे, हर एक चीज़ का एक आकलन किया जाता है। और जब लगता है कि सब कुछ हो सकता है तो उस समय उस चीज़ के ऊपर डिसीजन भी लिया जा सकता है। क्योंकि 50-60 सालों से इस देश के अंदर कई ऐसी चीज़ें थी जो नहीं की गई, और कहीं ना कहीं एक अपीजमेंट पॉलिसी रही, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनको अपने हिसाब से सरकारों ने अपने हिसाब से चलाया। और एक चीज़ तो हमेशा आप याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई डिसीजन जो है वो चुनावों को लेकर नहीं करती है। आप कोई भी डिसीजन चाहे लीजिए, चुनावों के संदर्भ से हमारा हमेशा शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर अब हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने आज ही से शुरू कर दिया है सारे का सारा काम। और जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उस और पूरे का पूरा देश चल रहा है। आज लोगों की मानसिकता भी बदल चुकी है। वरना देखिए कि हमारे देश के अंदर दिक्कत यह रही कि हमारे देश की जनता के ऊपर कभी भी किसी सरकार ने भरोसा ही नहीं किया। आपको याद होगा स्वर्गीय नेहरू जी ने भी देश में जब सबसे पहला अपना संबोधन किया था लाल किले से, तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को काम करने की आदत नहीं है। तो ये बड़ी गलत सी एक स्टेटमेंट थी, क्यों हमें काम करने की आदत नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने भी कुछ इसके अराउंड ही स्टेटमेंट दी कि आसान काम हम कर लेते हैं, मुश्किल काम नहीं हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है। इस देश ने वो काम कर दिखाए हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। अगर भारत किसी जमाने में सोने की चिड़िया थी तो हमारे देशवासियों के कारण था। और ये गलत चीज लोगों को बताई जाती है कि वास्को डे गामा केम एंड एक्सप्लोर इंडिया, ये तो सबसे बड़ा एक गलत है। वास्को डे गामा के कई साल पहले हमारे देश के नाविक केप ऑफ गुड होप से विनोद जी आगे जाया करते थे, वरना हिंदुस्तान में तो सोने की कोई खान नहीं है। इतना सोना आया कहां से? हमारे देश के व्यापारियों ने बाहर जाकर यहां पर लाया, और हमारे उन नाविकों का पीछा करते हुए वास्को डे गामा यहां पर पहुंच गया और आकर कह दिया। और इन्होंने, कांग्रेस ने और बाकियों ने क्या परोसा किताबों ने हमें, वास्को डे गामा केम एंड एक्सप्लोर इंडिया। अपने देश के पोटेंशियल को हमेशा नजरअंदाज करके किए हुए कार्यों का भी क्रेडिट जब आप विदेशियों को, बाहर वालों को देते हैं, तो ऐसी सरकारों को लोगों ने आज पीछे कर दिया हुआ। लेकिन अभिजीत जी, आपने अभी कहा कि आप चुनाव की दृष्टि से कोई फैसला नहीं लेते। आप देखिए, राम मंदिर निर्माणाधीन है, आपने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया, आपने CAA अभी लागू किया। टाइमिंग देख लीजिए आप। देखिए 2019 दिसंबर में CAA को मंजूरी मिल गई थी। देखिए, शुभ कार्य के लिए कोई समय नहीं होता, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात आपको लगता है वो शुभ होता है ना? नहीं, जब उस दिन का आप लगन, उस दिन का मुहूर्त आप निकाल के देख लीजिए। वो लगन मुहूर्त सदियों के बाद आया है, जिस मुहूर्त के ऊपर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। और किसने कहा कि मंदिर कंप्लीट नहीं है? मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट है। रही बात अगर मंदिर के परिसर की आप बात करेंगे तो इतना बड़ा परिसर है, उसको थोड़ा समझ, लेकिन मंदिर तो पूरा कंप्लीट है। ये कहना केवल और केवल, इसमें कहता हूं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कांग्रेस वालों के पास कुछ और कहने के लिए तो है नहीं है कि देश की अस्मिता के ऊपर, देश की इज्जत के ऊपर जो हमला आज से 500 साल पहले हुआ था, उसमें आप लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके। और जब इंसाफ मिला लोगों को, तो आज आपने उसका टोटली उसका दूसरे रुख कर लिया। आप तो वहां पर गए भी नहीं। तो आपकी आस्था क्या, लोगों की आस्था के साथ आपकी आस्था नहीं जुड़ी है। और सबसे बड़ी आस्था से भी बड़ी बात है कि लोगों की जो एक प्रहार लोगों के ऊपर किया गया था,
उस प्रहार का आज अगर हमने पूरे विश्व में कर दिखाया कि हमने अपनी खोई हुई धरोहर को लौटाया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिससे हमारा पूरे हिंदुस्तान की आस्था जुड़ी है। वो केवल हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की भी आस्था जुड़ी हुई है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज थी, जो कम से कम अगर कांग्रेस वाले आ जाते तो देश उनको किसी अच्छी निगाह से देखता, वरना जो 60-70 का ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबको पता है कि ये लोग हमेशा एंटी कंट्री ही चलेंगे, एंटी नेशन सेंटिमेंट्स चलेंगे। 31,313 लोगों को इसका लाभ मिलेगा, नागरिकता मिलेगी, सीएए की बात कर रहा हूँ, और ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था। लेकिन आप ये कार्ड समूचे देश में खेलना चाहते हैं पोलराइजेशन की दृष्टि से। देखें, एक चीज हमें समझ में, पोलराइजेशन का लफ्ज यूज करना मुझे लगता है गलत है। एक इंसान जिसका केवल और केवल धर्म विशेष देखकर अगर उसकी कहीं उत्पीड़ना होती है तो वो कहां जाएगा, वो किसकी तरफ देखेगा? वो इसी हिंदुस्तान की तरफ देखेगा, क्योंकि हमने शुरू से शरण दी है लोगों को, इसमें कोई बात नहीं है। आप एक चीज समझिए, आपको याद है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नेहरू जी की गलतियों के कारण बना था और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना था, आज ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके शो पे कहना चाहता हूं कि उस समय जो जिन्हा साहब थे, जिन्हा साहब ने कहा था उस देश, अपने देश से जो हमारे दलित समाज के लोग थे उनको नहीं जाने दिया था, जबरदस्ती रोक लिया था। और जब कारण पूछा गया कि जिन्हा साहब से कि क्यों आप इनको नहीं जाने दे रहे हो, तो जिन्हा जी कहते हैं कि ये अगर चले जाएंगे, यहां से दलित चला जाएगा तो हमारे देश को साफ कौन करेगा? साफ करने के लिए उन्होंने वहां पर रखा था, जिस तरह से हमारे यहां पर वाल्मीकि समाज को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहां पर बुलाया था। दोनों का कोरिलेशन मैं आज आपको कर बताता हूं। 30 साल तक उसी वाल्मीकि समाज को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपनी गंदगी साफ करने के लिए रखा, और दलित समाज को पाकिस्तान वालों ने अपने यहां पर गंदगी साफ कर रखा। 23% या शायद 23% से भी ज्यादा का उनका काउंट था। आज वो कितने रह गए? पीछे 2.3%। जबरन उनकी कन्वर्जन कर दी गई। अब जो पीछे 2.3% बचे, उनका भी बेचारों का जीना दुश्वार हुआ। वो कहां जाएंगे, किसकी तरफ देखेंगे? पाकिस्तान की तो मेंटेलिटी दी है, हम गंदगी साफ करने के लिए एक विशेष समुदाय के लोगों को रखेंगे। वो लोग बेचारे कहां जाएंगे, मुझे बताएं। अफगानिस्तान में जो सिख भाइयों के साथ हुआ, तो उनके साथ बताएंगे कि सिख भाई कहां पर जाएंगे? वो तो अपने ही देश की तरफ देखेंगे, यहीं आएंगे। तो क्या करें, उनको वहीं रहने दें? ये किस तरह की मानसिकता से आज कांग्रेस ग्रसित हो चुकी है। और इतनी अगर बात, अगर कांग्रेस को इतना ही लगता है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे या पर्टिकुलर किसी को, सबसे पहली बात है कि सीए जो है वो किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह आती है कि इन देशों के अंदर जो लोग केवल और केवल अपने धर्म विशेष की वजह से उत्पीड़ना सह रहे हैं, उनके लिए यही देश है जहां पर वो आ सकते हैं। यहां तो छोड़िए, जो तिब्बत वालों का उत्पीड़न हुआ, वो बेचारों ने किसकी तरफ देखा? वरना बुद्धिस्ट कंट्री तो और भी बड़े थे, वो कहां गए? वो भी इसी हिंदुस्तान के अंदर आए, क्योंकि उनको भी इसी कारण वहां से निकाला गया था। तो मुझे लगता है भारत का जो विशाल हृदय है वो सबके लिए है। लेकिन जब आप इसको दूसरे पैरामीटर से देखते हो, तो जिन 3 मुल्कों की बात की गई वो तीनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। अब इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कम से कम उस जाति विशेष के लोगों को तो खतरा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह आती है। तो इसीलिए कम से कम इस तरह का कोरिलेशन। फिर विरोध क्यों? विरोध जो कर रहे हैं, विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चंद लोगों को, एक तो उन्होंने गलत बोलना है, चंद लोगों को अपीज करना है और चंद लोगों के वोट लेने हैं। उन चंद लोगों को भी पता है कि इसके अंदर हमारी नागरिकता कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन क्या करें, सियासत कुछ ऐसी, और कांग्रेस ने हमेशा जब आपके पास कुछ ना हो तो लोगों को बरगला दो। वो 3 C होते हैं, कन्विंस, करप्ट और एंड में कंफ्यूज। ना लोगों को कन्विंस कर पाए, ना करप्ट कर पाए, तो अब कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 80-20 की आप स्लोगन देते रहे हैं, आपके मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, और आप कहते हैं कि पोलराइजेशन का भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, मैं एक बात कहता हूं विनोद जी, किसी के कहने के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मैं जो यथार्थ रूप में जिस चीज़ का हम पालन करते हैं और अक्षरशः पालन करते हैं, मैं उसकी बात आपसे करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताएं, इस देश के अंदर किसी भी स्कीम का बेनिफिट जो होता है, क्या वो केवल हिंदुओं को होता है, मुसलमानों को नहीं होता? मुझे इस देश की अगर वंदे भारत चल रही तो क्या उसके ऊपर बोर्ड लगा है कि केवल हिंदू उसमें बैठेंगे, मुस्लिम नहीं बैठेंगे? IIT, IIM, एम्स जैसी जगह है, वहां पर केवल हिंदू इलाज करा सकते हैं, मुसलमान इलाज नहीं करा सकते। जो नीति आयोग का डाटा है कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए हैं जनाब, उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आप पोलराइजेशन का यहाँ एक आंख से देखने वाली पार्टी नहीं कह सकते। एक आंख से देखने वाली पार्टी हमारे पास है, और काफी पार्टी हिंदुस्तान में जो देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोनों चक्षु जो हैं वो बड़े अच्छे से काम करते हैं, और हमारे दोनों चक्षु हिंदू मुसलमानों को एक ही नजर से देखते हैं। इसी कारण हम जब देश को 2047 में विकसित करने का संकल्प ले रहे हैं, तो इसके अंदर आहुति हिंदू भी डाल रहा है, मुसलमान भी डाल रहा है। आप पर तानाशाही रवैया इख्तियार करने का आरोप है। पिछले 10 सालों से कांग्रेस ये लगातार निरंतर आरोप लगा रही है कि आप डिक्टेटरशिप, डंडे के जोर पर हुकूमत चला रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस जिस तरह की बातें करती है, जिन्होंने 90 बार खुद सरकारें गिराई हो, जिसमें 50 बार हाफ सेंचुरी तो केवल इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी, ऐसी सरकार कम से कम इस तरह की बात ना करे। देश को सबसे पहली इमरजेंसी देने वाली 70 की दशक के अंदर अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। ये कम से कम तानाशाही की बात ना करे। तानाशाही की बात ये होती है कि इनके कांग्रेस के उस समय राहुल गांधी जी ने अपने ही लोगों का दिया हुआ एक जो प्रपोजल था उसको फाड़ दिया सबके सामने, वो कम से कम तानाशाही की बात ना करे। और तानाशाही की बात ये कांग्रेस के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगी, क्योंकि तानाशाही के चलते ही इन्होंने इस देश का भी विभाजन किया था। 2 के 3 टुकड़े इन्होंने कर दिए, इस देश को बांट दिया। इन्हीं की तानाशाही के चलते हुए इतने लोगों ने 47 के उस पार्टीशन में अपनी जानें गंवाई थी। और मैं बार बार उस ट्रेन के इंसिडेंट्स का भी जिक्र करता हूं, जो अमृतसर से कटकर जहां पर आई थी, जहां महिलाओं के वक्षस्थल तक काट दिए गए थे, और उसके बाद वो बच्चे उन्हीं कटे हुए अंगों से दूध पीने की कोशिश कर रहे थे। तो कांग्रेस के किए हुए पापों में कम से कम मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि बड़ा दुखदायी है, बड़ा पीड़ादायी है कांग्रेस का जो इतिहास है। लोकतंत्र का गला घोटने का भी आरोप है आप पर। एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपके, चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन की बात कर सकते हैं आप। नो जी, एक कोई इंसिडेंस कोई करता और अपनी मर्जी से कोई करता तो उसमें आप पूरी पार्टी को लेबल नहीं कर सकते। उसमें क्या है, जांच का विषय है, जरूर पता लगना चाहिए, मैं वो नहीं जाना चाहता हूं। उसमें आप कम से कम पार्टी को नहीं कह सकते। और बड़ी बात यह आती है कि मैंने फिर वही 70 का जिक्र करूंगा, मैं हर एक 70 के दशक का जिक्र करूंगा कि ये लोग किस तरह की बात करेंगे। लोकतंत्र की बात कम से कम कांग्रेस ना ही करे तो भली भांति पता है। इस देश में लोकतंत्र के नाम पर जो खिलवाड़ कांग्रेस ने किया वो हमें पता है। हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत की आप बात कर लीजिए तो GAD का 1164 नंबर जो ऑर्डर था वो कौन पास करवा रहा था? वो यही कांग्रेस पास कर रही थी। स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी को कौन हेड कर रहा था? कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हेड कर रहे थे। पूरी की पूरी बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके अंदर थी। उसके अंदर ये लोग सिफारिश कर रहे थे कि ST SC को उनका हक ना दिया जाए। ये लोकतंत्र की बात करेंगे, ये लोकतंत्र की बात करेंगे। अपने देश में वेस्ट पाक रेफ्यूजीज जो आके रह रहे थे उनको इन्होंने 60 साल तक उनको उनके हक नहीं दिए और अपने देश में एलियन बनाकर रखा। ये लोकतंत्र की बात करेंगे? या वाल्मीकि समाज से जो गंदगी साफ कराई और उसके बाद उनके बच्चे PhD होल्डर भी केवल और केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे? ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे? ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे कि पाकिस्तान से जो शादी कर कर आती थी उसे उसका हक मिल जाता था यहां पर, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर से कोई शादी कर कर हिंदुस्तान जाती थी तो अपने वालिद की प्रॉपर्टी से अपने हाथ धो बैठती थी। तो ये लोग लोकतंत्र की बात ना करें कम से कम। लेकिन कहीं ना कहीं जिस टोन में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो आप पे लगते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को किस तरीके से गिराया गया। उसके बाद आप कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, क्या ये लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है? देखिए विनोद जी, ऐसा होता है कि जब आप एक पार्टी के साथ जुड़े हुए जी। हैं और जब आपको पता लगता है पार्टी की लीडरशिप से लेकर नीचे तक केवल और केवल गांधी परिवार है, उन्हीं की नीति हैं और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ना हूं ये। और बड़ी बात यह आती है एक ऐसी पार्टी जिसके पार्टी के युवराज बाहर की देशों में जा जाकर कह रहे हैं मेरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट मत करिए, मेरे देश में सब कुछ ऐसा, तो इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करता है। और कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान के 148 करोड़ यहां से हिंदुस्तानी हैं लोग। जब हिंदुस्तानी लोगों को अपने हिंदुस्तान के साथ ही ऐसा होता नजर आता है तो वो पार्टियां छोड़कर ऐसी पार्टी की तरफ आते हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अंदर अगर कहीं सरकार टूटती है तो मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि लोग अपनी आइडियोलॉजी बदलकर देश को आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि 2047 का जो संकल्प है वो पूरा तभी होगा जब मुझे लगता है हर एक स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तभी हम सबको आगे लेकर जा सके, क्योंकि आइडियोलॉजिकली मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी में सर्वप्रथम देश हो, उसके बाद पार्टी और सबसे आखिर में अपना आप हो। यहां पर तो सबसे पहले अपने पार्टियों के अंदर गांधी परिवार या अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कहूँगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाया है। क्या ये डेमोक्रेसी है? यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं है, पंचायत नहीं है, सिर्फ DDC और 5 सांसदों के अलावा कुछ भी नहीं है, जिनका टेन्योर कल ख़त्म हो जाएगा। कल मुझे लगता है 3 बजे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने बड़ी बार जिक्र किया कि जमहूरियत की जो मंदिर मस्जिद होती है उसकी नींव जो होती है वो पंच सरपंच के चुनाव होते हैं, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दोनों ने बहिष्कार किया था। उसके बाद उसकी दीवार जो होती है BDC DDC की दीवार होती है, जिसके अंदर BDC से भी इन्होंने एक पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अब ये जब चीज़ें बनी थी तो उसके ऊपर MP MLA की छत बनना भी तय है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब इसमें थोड़ा सा डिले इसी कारण हो सकता है क्योंकि बीच में आपके लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं। जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद सब कुछ होना तय है। जब सिस्टम ही 60-70 साल के बाद नया एक पार्टी ने चलाया, एक जगह से नया सिस्टम चलाया जो आज तक यहाँ नहीं मिला, तो वो होना आपके सामने ही तय है। आपके सामने पिछले बजट के अंदर इनकी जो
बीडीसी डीडीसी के लिए जो ऑफिसेज बनने हैं, जो घर बनने हैं, वो सब कुछ बजट के अंदर अलॉट हो चुके हैं। तो बजट तभी दिया जा रहा है कि आगे चुनाव करवाने हैं, इसीलिए दिया जा रहा है। लेकिन खैर, इनके लिए विचारों के पास देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाकी 3 पे भी कोशिश करेगी किसी तरह से हमारा या हमारी सोच के लोगों को वहाँ पर उनको मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का। और कम से कम ये ज़रूर हमारी एक रहेगी, इसमें प्रयास रहेगा कि जो पारिवारिक पार्टी हैं, डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स वाली पार्टी हैं, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को निजात मिले। अगर स्पोर्ट्स इलेक्शन घोषित हो जाते हैं असेंबली के, आप प्री पोल अलायंस करेंगे या फिर पोस्ट पोल अलायंस करेंगे? आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मैंडेट ही फ्रैक्चर आता है, तो आपके लिए पीडीपी बेहतर रहेगी या एनसी? देखिए विनोद जी, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मैं बहुत एक छोटा सा कार्य करता हूँ और मुझे इस पर कुछ भी टिप्पणी देने का ना तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ना मेरे पास कोई हक है इन सब चीज़ों का। बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ पर डिसिप्लिन से चलता है, हर एक स्टेप पे एक एक डिसिप्लिन है, और जिसके जिम्मे ये काम आएगा वो उसके ऊपर उस समय की स्थिति को देखते हुए एक अच्छा डिसीजन लेंगे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जो आपने बीडीसी डीडीसी के चुनावों में भी देखा। सबसे ज़्यादा वोट बैंक का शेयर किसी का था तो भारतीय जनता पार्टी का था। ये गुपकार अलायंस बनाकर या इंडिया अलायंस बनाकर भी भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे कहीं नजर नहीं आते हैं। इसीलिए आप इत्मीनान रखिए, और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, और यहाँ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से। अभिजीत जी, आप बेरोजगारी या फिर इन्फ्लेशन रेट की बात करें या फिर जीडीपी ग्रोथ की बात करें, उस पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? आपके इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ संवेदनशील मुद्दों पर होते हैं, और साथ खास तौर पर जिससे पोलराइजेशन आसानी से हो सके। विनोद जी, बेरोजगारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करूं, 6.7 से 5.3 और आज 4, सबसे कम बेरोजगारी दर अभी आ रही है। अगर आप बाकी बात करें इन्फ्लेशन के अंदर भी, अगर आप इन्फ्लेशन के अंदर बात करें तो वो भी एक भारी गिरावट इसके अंदर भी आपको नज़र आएगी। दूसरी बात अगर मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि रोज़गार आप किसे कहते हैं। वो रोज़गार क्या, वो रोज़गार है जो कांग्रेस एनसी पीडीपी दिया करती थी, 800 रुपये की नौकरी के ऊपर डेली वेजर रखें। 20-20 साल आपने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उनका खून चूसा है रादर, आप उसे रोजगार कहते हैं। यहाँ जो अब नौकरी मिल रही है, 30,500 नौकरियां पीछे दी गई, अभी पुलिस के अंदर हजारों नौकरियां आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये, नौकरी हकदार को हक दिया जा रहा है। ये नहीं कि कोई बीजेपी का अगर रिश्तेदार है तो उसको नौकरी दे देंगे, या कांग्रेस का रिश्तेदार उसको नौकरी मिल जाएगी। जिसका हकदार को हक है उसे नौकरी दी जाएगी। बड़ा हाय तौबा मचाते हैं, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट क्रैश हुई, सब इंस्पेक्टर का ये हुआ। एक भी बताएं बैकडोर अपॉइंटमेंट अगर सब इंस्पेक्टर की लिस्ट के अंदर हुई है, वरना पुरानी लिस्टें भी आप उठा के देख लीजिए आज तक क्या होता रहा। यहां पर तो पीडीपी के मामा जी ने तो अपना बेटा खुद ब खुद ही केएस ऑफिसर बना दिया, फिर जब उमर साहब ने हाई तौबा मचाई तो नीचे उतारना पड़ा उनको। यहां पर तो विल्स और गोल्ड फ्लैग की डिब्बियों के ऊपर मंत्री उनके ऑर्डर बना के किया करते थे, अभी भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ वो विल्स और गोल्ड फ्लैग मंत्री का लिखा हुआ उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ चल रहा है। ये तो आप लोगों ने नाइंसाफी की, तभी तो अराजकता फैली जम्मू कश्मीर के अंदर। वरना जम्मू कश्मीर इतना बड़ा राज्य था जिसे आपने बीमारू राज्य बना दिया, केवल और केवल नेपोटिज्म यानी कि लोगों के फेवर करने की वजह से। अभिजीत जी, आप पर आरोप है कि आप यूज एंड थ्रो फंडा इख्तियार करते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है तो किसी को भी गले लगा लेते हैं। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के दिल्ली में हुकूमत चलाई है, और आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी हुकूमत चलाई है। आप उन्हीं को आज लताड़ रहे हैं। देखिए विनोद जी, मौका सबको मिलना चाहिए। देश में अश्वमेध यज्ञ मोदी जी ने एक शुरू किया हुआ 2047 तक का ये यज्ञ है, जब देश को विकसित बनाने का संकल्प हमने लिया है। इस अश्वमेध यज्ञ में जिसकी इच्छा शक्ति है और जिसकी अपने देश सेवा करने की शक्ति है, वो जरूर हमारे साथ आएगा। और जो कहीं जिसको लगता है कि हम इसके अंदर कोई विघ्न बाधा पहुंचाएंगे, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी की इच्छा शक्ति है और वो सही में चाहता है और उसको लगता है कि हम लोग विकसित हो सकते हैं, और कम से कम कांग्रेस की उस मानसिकता से ग्रसित नहीं है जो यहाँ देश के लोगों को निकम्मा समझती थी, या देश के लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं, कम से कम उस मानसिकता से जो ग्रसित नहीं, वो हमारे साथ आएगा। हमारे देश के जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला जो कार्य हुआ था, आपको पता होगा, देश के सभी युवाओं को उसी दिन गजटेड ऑफिसर बना दिया। गजटेड ऑफिसर कहने का मतलब ये है, उससे पहले हमको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के लिए कोई गजटेड ऑफिसर ढूंढना पड़ता था। कोई कहीं हम बड़े किसी ना किसी से रिश्तेदारी करके रखते थे कि कल डॉक्यूमेंट किससे टेस्ट कराने हैं। आते ही आज हम मोदी जी ने हर युवा पे विश्वास दिलाया कि तुम अपने डॉक्यूमेंट खुद अटेस्ट करो। तो इससे बड़ा विश्वास क्या होगा? जब आप देश की जनता पे विश्वास करोगे तभी देश की जनता जो है आगे बढ़ पाएगी। वरना आप देश की जनता को अगर आप प्रथम अपने जो स्पीच कर रहे हैं लाल किले से, देश की जनता को अगर आप कहेंगे आप मेहनत नहीं कर सकते हो या आप टफ काम नहीं कर सकते हो, तो फिर देश क्या करेगा? देश आपको क्यों चुनेगा? लेकिन आपके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो कुछ और ही कहते हैं।
वो कहते हैं कि चीन बहुत अंदर घुस आया है और जो भारत की नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, चीन के संदर्भ के अंदर मुझे लगता है कि जो नीति आज तक कांग्रेस ने बनाई हुई थी, कांग्रेस उसके कारण ही अरुणाचल प्रदेश में आज जाने से कतराती है। मुझे लगता है चीन को भी जो जवाब दिया जाता है वो गलवान में हमारे शूरवीर जवानों ने देकर दिखाई था कि भारत का क्या लोहा है। बाकी एक चीन एक बड़ा मुल्क है, उसके साथ किस तरह से डील करना है उसके ऊपर हम लोग करते ही हैं, और कम से कम चीन के साथ हमें पता है कैसे डील करना है और काफ़ी अच्छी तरह से डील करना है। 1 इंच भी ज़मीन चीन के पास नहीं गई है, वरना उस समय कांग्रेस ने कितनी ज़मीन बांटी है। ज़मीन तो ऐसे का बांटी है, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लेकर तो इन्होंने डूरू वैली और अक्साई चिन्ह दिया है चीन को। तो कम से कम ये बातें, बाकी अगर कोई ऐसी बात करता है तो मुझे लगता है हार्ड फैक्ट उनको पूरे पता होने चाहिए। इसमें ऐसी क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर। देखिए, प्रमुख जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो आने वाले समय युवा शक्ति के ऊपर काम करने की ज़रूरत अब रहेगी, वुमेन एम्पावरमेंट के वुमेन के ऊपर, उनके ऊपर काम करने की, देश का जो गरीब है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत रहेगी और देश के किसानों के ऊपर। ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम आने वाले समय में किसान तो सड़कों पर हैं। देखिए, उनको भी समझाया जाएगा क्योंकि उन्हीं के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब वो देश का अन्नदाता है, उसके लिए भी समझाया जाए कि अच्छी पॉलिसी बनी है। कई बार आप नहीं समझा पाते और कई बार बीच में बरगलाने वाले लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बता पाते हैं, लेकिन आने वाले समय किसानों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी है जो उनके लिए खड़ी है। और जिस तरह से रेवोल्यूशन एक फार्मिंग के अंदर आ रही है, आपके सामने ही देखिएगा चीज़ें बदल जाएंगी। जो विश्वकर्मा योजना चलाई है, क्या उसका लाभ मिल पाएगा आपको? चुनावी लाभ बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लाभ के नज़रिए से या किसी वोट के नज़रिए से हम कोई स्कीम नहीं चलाते हैं। अगर विश्वकर्मा योजना चलाई गई तो हर एक इंसान को पैसे दिए गए, उसकी टूल किट। विश्वकर्मा भगवान के साथ उनका कंपैरिजन इसीलिए किया है क्योंकि विश्वकर्मा ने पूरे विश्व का निर्माण किया था, तो उनको भी विश्वकर्मा की जो पदवी दी गई है इसलिए दी गई है कि अपने उन टूल किटों से हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने में देश की सहायता करें, तभी उनकी मदद की गई है। इसमें वोट बैंक की राजनीति, वोट तो आ ही जाते हैं जब आप काम करोगे लोगों के, वरना कांग्रेस तो 3 डिजिट से 2 डिजिट। अभिजीत जी, आखिरी सवाल आपसे। आप कह रहे हैं कि हम वोट के लिए काम नहीं करते, 370 का जिक्र करना और ये भी कहना मौलाना आजाद स्टेडियम से मूवी भी आ रही। मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि वोट के लिए हम कुछ नहीं करते, कि 370 का जिक्र किया अभी मौलाना आजाद स्टेडियम में, कहा कि मूवी भी आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम आप कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? अच्छे का बुरे के साथ, मीठे का खट्टे के साथ, मिर्ची का मीठे के साथ। ये कंपैरिजन तो तभी बनता है ना। तो बताना तो जरूरी है लोगों को कि 370 के कारण आपको क्या साइड इफेक्ट थे और 370 के बाद आपको क्या मिला है। तो लोगों को में चर्चा करने का विषय है, क्योंकि लोगों को बरगलाने के लिए। देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आम इंसान है जम्मू कश्मीर का, वो 370 की लकीर से आगे निकल गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इस पर डिसीजन दिया। आज लोग आगे निकले, लेकिन मजबूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की, ये आज भी उसी 370 पे अटके हुए हैं। लोग आगे निकल चुके हैं। चलिए अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए